हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो आइए जान लेते हैं क्या है उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, वे शब्दांश जो मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि विशाल ने सोहन पर जोरदार प्रहार किया। अगला वाक्य जैसे तुम मुझे ऐसे क्यों निहार रहे हो। हमें सदैव संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। श्री राम ने रावण का संहार किया था। तो बच्चों, हमने जो अभी वाक्य पढ़े उसमें हार शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है माला या पराजय। किंतु इस शब्द से पूर्व प्र, नी, आ और सन, इन शब्दांशों के जुड़ने से नए शब्दों का निर्माण हुआ है तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि प्र जमा हार, यानी कि प्र उपसर्ग के साथ हार शब्द जुड़ा तो शब्द बन गया प्रहार, जिसका अर्थ है वार। नि जमा हार निहार, अर्थ होता है देख। और आ जमा हार आहार, यानी कि भोजन। और सम जमा हार संहार, यानी कि विनाश। इस तरह उपसर्ग मूल शब्द के साथ मिलकर नए शब्दों का निर्माण हो गया और इन शब्दों का एक विशेष अर्थ भी सामने आया। तो बच्चों, हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा होते हैं संस्कृत के अवयव। तो चलिए आइए इनको हम एक एक करके जो है विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। तो बच्चों, हिंदी में संस्कृत भाषा के विभिन्न उपसर्ग हैं, यानी कि बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ उपसर्ग एवं उनमें निर्मित शब्द हम आपको बताने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि पहला उपसर्ग है अति। कौन सा उपसर्ग है? अति। अति, इसका प्रयोग बहुत अधिक के अर्थ में होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। जैसे कि अति जमा क्रूर, यानी अति को हमने क्रूर शब्द के साथ जुड़ा तो अति क्रूर बन गया। अति प्राचीन के साथ जुड़ा तो शब्द बना अति प्राचीन। अति रूप के साथ जुड़ा तो अति रूप शब्द बना। अति काल शब्द के साथ जुड़ा तो नया शब्द अति काल बना। इसी तरह अधि उपसर्ग है, इसका प्रयोग भी जान लेते हैं। इसका प्रयोग ऊंचे या श्रेष्ठ के अर्थ में होता है। जैसे अधि जमा वक्ता अधिवक्ता, अधि जमा मूल्य अधिमूल्य, अधि जमा पति अधिपति, अधि जमा नायक अधिनायक। अब आते हैं हम अगले उपसर्ग पर, जो है अप। इसका प्रयोग अनुचित या बुरा के अर्थ में होता है। जैसे कि अप शब्द के साथ जुड़ा तो नया शब्द बना अपशब्द। अपशगुन के साथ जुड़ा तो अपशगुन बना। अपकृति से जुड़ा तो अपकृति बना। अपमान से जुड़ा तो अपमान नया शब्द बन गया। इसी तरह उप उपसर्ग को भी जान लेते हैं। इसका प्रयोग छोटा के अर्थ में होता है। तो उपनाम के साथ जुड़ा तो उपनाम बना। उपमंत्री के साथ जुड़ा तो उपमंत्री बना। उपग्रह शब्द से जुड़ा तो उपग्रह बन गया। उपवन शब्द से जुड़ा तो नया शब्द उपवन बन गया। प्रति उपसर्ग, इसका प्रयोग बच्चों विरोध या हर एक के अर्थ में होता है। जैसे प्रति जमावादी प्रतिवादी, प्रति जमा योद्धा प्रतियोद्धा, प्रति जमा पल प्रतिपल, प्रति जमा दिन प्रतिदिन। इसी तरह है अगला उपसर्ग सु। इसका प्रयोग बच्चों अच्छा या सरल के अर्थ में होता है। जैसे सुजमा नयन सुनयन, सुजमा गम सुगम, सुजमा पुत्र सुपुत्र, सुजमा पात्र सुपात्र। आइए अब बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग की ओर। अभी हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, अब हम जानेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों, हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग एवं उनमें निर्मित शब्द हैं। आइए उन्हें जान और समझ लेते हैं। तो पहला उपसर्ग है हिंदी का अ। इसका प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है। जैसे अजमा ज्ञान अज्ञान, अजमा मर अमर, अजमा टल अटल, अजमा धर्म अधर्म। अगला उपसर्ग है अध।
इसका प्रयोग आधा के अर्थ में होता है, जैसे अध जमा खिला अध किला, अध जमा पका अध पका, अध जमा मरा अध मरा, अध जमा जला अध जला, नया शब्द बन गए। इसी तरह है कु उपसर्ग। तो बच्चों इसका प्रयोग बुरा के अर्थ में होता है, जैसे कुजमा संग कुसंग, कुजमा मार्ग कुमार्ग, कुजमा रूप कुरूप, कुजमा प्रथा कुप्रथा। इसी तरह उपसर्ग है पर। इसका प्रयोग पराया या दूसरा के अर्थ में होता है, जैसे परजमा लोक परलोक, परजमा देश परदेश, परजमा हित परहित, परजमा पार पर पार। आगे है उपसर्ग अगला नि। इसका प्रयोग रहित या अभाव के अर्थ में होता है, जैसे नि जमा डर निडर, नि जमा हत्ता निहत्ता, नि जमा रोग निरोग, नि जमा शब्द निशब्द। इसी तरह है चौ। चौ इसका प्रयोग चार के अर्थ में होता है, जैसे चौ जमा गुना चौगुना, चौ जमा मासा चौमासा, चौ जमा राहा चौराहा, चौ जमा मुखी चौमुखी। अब बढ़ते हैं बच्चों उर्दू के उपसर्ग की ओर। बच्चों हिंदी में उर्दू भाषा के भी विभिन्न उपसर्ग हैं, जिनमें से कुछ उपसर्ग एवं उनमें निर्मित शब्द इस प्रकार है। तो पहला उपसर्ग है उर्दू का बद। इसका प्रयोग बुरा के अर्थ में होता है, जैसे कि बद जमा नाम बदनाम, बद जमा बू बदबू, बद जमा सूरत बदसूरत, बद जमा किस्मत बद किस्मत। अगला है खुश। इसका प्रयोग अच्छा या प्रसन्न के अर्थ में होता है, जैसे खुश जमा मिजाज खुश मिजाज, जैसे कि खुश जमा हाल खुशहाल, खुश जमा बू खुशबू। आइए बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की ओर, जो है ला। इसका प्रयोग के बिना या भाव के अर्थ में होता है, जैसे ला जमा इलाज ला इलाज, ला जमा वारिस लावारिस, ला जमा परवाह लापरवाह, ला जमा पता लापता। अगला उपसर्ग हम। इसका प्रयोग बच्चों साथ या समान के अर्थ में होता है, जैसे हम जमा उम्र हम जमा शक्ल हम शक्ल, हम जमा सफ़र हम सफ़र, हम जमा राज हम राज। अब बढ़ते हैं संस्कृत के अवयव की ओर। तो बच्चों हिंदी में संस्कृत भाषा के कुछ अवयव उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है संस्कृत के अवयव यानी उपसर्ग अंतः। अंतः इसका प्रयोग भीतरी के अंत में होता है, यानी कि भीतर के अर्थ में होता है इसका प्रयोग, जैसे अंतः जमा करण अंतःकरण, अंतः जमा स्थ अंतस्थ, अंतः जमा पुर अंतःपुर, अंतः जमा शेप अंतःशेप। अगला है स्व। स्व इसका प्रयोग अपना के अर्थ में होता है, जैसे कि स्वजमा देश स्वदेश, स्वजमा अभिमान स्वाभिमान, स्वजमा धर्म स्वधर्म, स्वजमा रचित स्वरचित। अगला है उपसर्ग बहिर। इसका प्रयोग बाहर के अर्थ में होता है, जैसे बहिर्जमा मुखी बहिर्मुखी, बहिर्जमा गमन बहिर्गमन, बहिर्जमा गामी बहिर्गामी, बहिर्जमा जगत बहिर्जगत। अगला है सत। इसका प्रयोग श्रेष्ठ के अर्थ में होता है, जैसे सत जमा पुरुष सतपुरुष, सत जमा जन सज्जन, सत जमा कर्म सत्कर्म, सत जमा चार सदाचार। ये तो थे हमारे उपसर्ग। अब हम जानेंगे एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग, यानी कि एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग कैसे होता है। तो बच्चों कुछ शब्दों की रचना में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है, जैसे परी जमा आ जमा वरण, यानी कि इसमें परी और आ दो उपसर्ग आ गए हैं, जिससे बना पर्यावरण। अ जमा सु जमा रक्षित असुरक्षित, सम जमा आ जमा चार समाचार, सम और आ उपसर्ग आया इसमें। वी जमा आ जमा करण व्याकरण, इसमें वी और आ दो उपसर्ग आए हैं। सु जमा सम जमा गठित सुसंगठित, अ जमा प्रति जमा अक्ष अप्रत्यक्ष, प्रति जमा आ जमा लोचन प्रत्यालोचन, सम जमा आ जमा लोचना समालोचना, निह जमा आ जमा करण निराकरण, प्रति जमा उप जमा कार प्रत्युपकार। तो ये तो हमने पढ़े बच्चों उपसर्ग। अब हम बढ़ते हैं प्रत्यय की ओर और जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों जो शब्दांश मूल शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मूल शब्द है मानव, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा तो बना मानवता, इसका अर्थ है भलाई। धन के साथ वान प्रत्यय जुड़ा तो धनवान बना, अर्थ है अमीर। तैर के साथ आग प्रत्यय जोड़ दिया तो बना तैराक, यानी कि तैरने वाला। बड़ के साथ या प्रत्यय जुड़ा तो बन गया शब्द नया बढ़िया,
और इसका अर्थ होता है बहुत अच्छा। तो बच्चों, ये जो अभी हमने उदाहरण आपके सामने दिए हैं उसमें ता, वान, आग तथा इया शब्दांश मूल शब्दों धातुओं के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, अतः इनके अर्थ में भी परिवर्तन उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्रत्यय हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रत्यय के भेद की ओर। तो प्रत्यय के बच्चों दो भेद होते हैं हिंदी भाषा में। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो बढ़ते हैं कृत प्रत्यय की ओर, जान लेते हैं क्या है कृत प्रत्यय। बच्चों, जो प्रत्यय क्रिया के धातु में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच जमा आओ बचाओ, लड़ जमा आई लड़ाई, चिल्ला जमा आहट चिल्लाहट, मटक जमा आ मटका। तो कृत प्रत्यय बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा क्रिया तथा कृत प्रत्यय। तो अब एक एक करके इनकी भी जानकारी आपको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय के बारे में। तो बच्चों, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि खेल जमा आड़ी खिलाड़ी, बिगड़ जमा आलू बिगड़ालू, सृजन जमा हार सृजनहार, लूट जमा एरा लुटेरा, लड़ जमा आकू या आका लड़ाकू लड़ाका बन गया, तैर में आक प्रत्यय जुड़ा तो बन गया तैराक। इसी तरह गा में या प्रत्यय जुड़ा तो गया बन गया, कम में आऊ जुड़ा तो कमाऊ बना, भाग में ओड़ा जुड़ा तो भगोड़ा बना, धूम में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा तो घुमक्कड़ बना। दूसरा है बच्चों कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों, दो प्रत्यय क्रिया में लगने पर बनने वाली संज्ञा को प्रकट करते हैं उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गा जमा ना गाना, ओढ़ जमा नी ओढ़नी, बिछ जमा ओना बिछौना। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रेत जमा ई रेती, कस जमा औटी कसौटी, बेल जमा न बेलन, झूल जमा आ झूला, झाड़ जमा ऊ झाड़ू, कतर जमा नी कतरनी। अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लिख दिख में आवट जुड़ा तो लिखावट दिखावट बना, छल में आवा जुड़ा तो छलावा बना, घबरा में आहट प्रत्यय जुड़ा तो घबराहट बना, समझ में ओता जुड़ा तो समझौता बना, बस में एरा प्रत्यय जुड़ा तो बसेरा बना, थक में आन जुड़ा तो थकान बना, मिल में आप जुड़ा तो मिलाप बना। इसी तरह बोल में ई जुड़ा तो बोली बना, पढ़ में आई जुड़ा तो पढ़ाई बना। अगला है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो बच्चों, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बोल और खा में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बोलता खाता बनेगा, दिख और सो में या जुड़ा तो दिखाया सोया बना, जा और पी में कर जुड़ा तो जाकर पीकर बना, हंस में ते जुड़ा तो हंसते बना। तो ये तो हमने जान लिए कृत प्रत्यय। अब हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। बच्चों, जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़का जमापन लड़कपन, मोटा जमा आपा मोटापा, मामा जमा एरा ममेरा, कठिन जमा आई कठिनाई। तो तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इन्हें भी एक एक करके थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। बच्चों, जिन प्रत्ययों के लगने से पहले शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देव और जेठ में आनी जुड़ा तो देवरानी जेठानी बना, बाल में आ जुड़ा तो बाला बना, पुत्र में ई जुड़ा तो पुत्री बना, मोर में नी जुड़ा तो मोरनी बना। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से संज्ञा अथवा विशेषण शब्द किसी भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बंधु जमा तो बंधुत्व, मीठा जमा आस मिठास, बूढ़ा जमा आपा बुढ़ापा, पंडित जमा य पांडित्य।
बच जमा पन बचपन, रंग जमा त रंगत, ऊंचा जमा आई ऊंचाई, प्रभु जमाता प्रभुता। अगला है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। बच्चों वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से कार्य करने वाले का बोध होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पानी में हारा प्रत्यय जुड़ा तो पनिहारा बना, जादू जमा गर जादूगर, गाड़ी जमा वाला गाड़ी वाला, तेल जमाई तेली, लोहा जमार लुहार, खजान जमाची खजांची। अगला है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा की लघुता का ज्ञान होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे डिब्बा जमा बेटी में इया जुड़ा तो डिबिया बिटिया बना, मंडल में ई जुड़ा तो मंडली बना, कोठ में री जुड़ा तो कोठरी बना। आगे अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों जिन प्रत्ययों के जुड़ने से शब्द के आंतरिक रूप में परिवर्तन हो जाता है और मूल शब्द का अर्थ संतानवाचक हो जाता है उन्हें अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे रघु जमा मनु अव जुड़ा उसमें तो राघव मानव बना, नर में आयन जुड़ा तो नारायण बना। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा के गुण का बोध हो या शब्द विशेषण के रूप में परिणत हो जाए उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि जमामान बुद्धिमान, धन जमावान धनवान। कृपा जमा आलू कृपालू, भव जमा आनी भवानी, भारत जमा आई है भारतीय, भूख जमा आ भूखा। तो आइए कुछ और तद्धित प्रत्यय के बारे में जाने। जैसे हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों जिन प्रत्ययों से किसी संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एरा, इसके उदाहरण हैं चचेरा ममेरा फुफेरा, हाल ननिहाल, आल ससुराल। इसी तरह है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्दों से संज्ञा के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, इसके उदाहरण है पंजाबी बंगाली गुजराती, वाला, इसके उदाहरण है डेरे वाला दिल्ली वाला, इया, इसके उदाहरण है कोलकातिया जबलपुरिया। अगला है संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों जिन प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वा, इसका उदाहरण है पांचवा दसवां, था चौथा, रा का उदाहरण है दूसरा तीसरा, आ, इसका उदाहरण है पहला। आगे है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। बच्चों जिन प्रत्ययों के जुड़ने से बने शब्दों में समता का बोध होता है यानी कि समानता का उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हरा, इसके उदाहरण है सुनहरा और पहला, सा पीला सा नीला सा। तो बच्चों अब हम जानेंगे एकाधिक प्रत्ययों का प्रयोग कैसे होता है, यानी कि एक बार में एक जगह दो प्रत्यय कैसे आते हैं। जैसे कि कुछ शब्दों की रचना में एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है। जैसे कि दया जमा आलू जमा ता दयालुता, इसमें आलू और ता दो प्रत्यय हैं। राष्ट्र जमा इये जमा ता राष्ट्रीयता, इसमें इये और ता दो प्रत्यय। लोक जमा इक जमा ता लौकिकता, इसमें इक और ता दो प्रत्यय हैं। बन जमा आवट जमा ई बनावटी, इसमें आवट और ई दो प्रत्यय हैं। बच जमा पन जमा आ बचपना, इसमें पन और आ दो प्रत्यय हैं। भूत जमा इक जमा ता भौतिकता, इसमें इक और ता दो प्रत्यय हैं। रंग जमा ई रंगीनी, इसमें ईन और ई दो प्रत्यय हैं। धर्म जमा इक जमा ता धार्मिकता, इसमें इक और ता दो प्रत्यय हैं। चलिए अब उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ कैसे प्रयोग होता है वो भी जान लेते हैं। तो बच्चों कुछ शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे स जमा फल जमा ता सफलता, इसमें स उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। सम जमा मान जमा जनक सम्मानजनक, सम उपसर्ग जनक प्रत्यय। परि जमा श्रम जमा ई परिश्रमी, परि उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। सु जमा गंध जमा इत सुगंधित, इसमें सु जो है उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। पर जमा तंत्र जमा ता परतंत्रता, इसमें पर उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। वी जमा ज्ञान जमा इक वैज्ञानिक, इसमें वी उपसर्ग है और इक जो है वो प्रत्यय है। बद जमा नाम जमा ई बदनामी, इसमें बद जो है उपसर्ग है और ई जो है प्रत्यय है। अभि जमा मान जमा ई अभिमानी, अभी इसमें उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अ जमा परिचय जमा इत अपरिचित, इसमें अ उपसर्ग है और इत जो है वो प्रत्यय है। दुस जमा साहस जमा इक दुस्साहसिक, इसमें दुस जो है उपसर्ग है और इक जो है वो प्रत्यय है।
स्व जमा तंत्र जमा ता, स्वतंत्रता, इसमें स्व उपसर्ग है और ता जो है वो प्रत्यय है। तो आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, वे शब्दांश जो मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा संस्कृत के अवयव। जो शब्दांश मूल शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं: कृत तथा तद्धित प्रत्यय। और जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझ गए होंगे कैसे उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करना है। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।